तो फ्रेंड्स, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि वाइगोत्स्की जी ने दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। जहाँ कहीं पर भी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है वहां पर ये सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि वाइगोत्स्की जी ने दिया था। वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि उन्होंने दिया था कि समाज से संस्कृति का विकास होता है बच्चे के अंदर। बच्चा जो है जितना भी विकास करता है वो बच्चा बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि बच्चा जो है अपने समाज से बहुत सारी चीजें सीखता है। यानी कि वाइगोत्स्की जी का जो ये सिद्धांत है वो समाज पर बहुत ज्यादा फोकस डालता है, समाज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। था कि समाज के द्वारा बच्चे का विकास होता है। इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पहली है अंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन जिसे बोलते हैं। इंटरनलाइजेशन कहते हैं कि बाह्य से अंदर की ओर होने वाले विकास को हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं, अंतरीकरण कहते हैं। यानी कि वातावरण से बच्चे के आंतरिक जो भी विकास होता है उसे हम इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जो बाह्य वातावरण से बाहर से अंदर की तरफ होने वाला, बाहर से अंदर का मतलब है बाहर से कमरे के अंदर नहीं, बाहर से वातावरण से बच्चे के अंदर जो भी विकसित हो रहा है वो अंतःक्रिया करके जो भी अपने अंदर चीजों को समझ रहा है उस दिशा में होने वाले विकास को हम अंतरीकरण बोलते हैं। इसके द्वारा भाषा का विकास किस तरीके से होता है बच्चे का, उन्होंने बताया था कि बालक जो है समाज में अपनी भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। यानी कि समाज के साथ जिस समाज में वो रहता है, जहाँ के लोग बाग जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो उनके साथ अपनी इंटरनलाइजेशन करके वो सीख जाता है। इसमें दो प्रकार के संभाषणों द्वारा भाषा सीखी जाती है। एक बच्चे के द्वारा दो प्रकार से सीखी जा सकती है। एक तो है आंतरिक संभाषण जिसे हम इंटरनल स्पीच बोलते हैं, दूसरा है बाह्य संभाषण, एक्सटर्नल स्पीच बोलते हैं। संभाषणों द्वारा यानी कि जो पहला है आंतरिक संभाषण आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित यानी कि बच्चा जो है अपने आप से जो बातें करता है, छोटा बच्चा जो है अपने आप से जब बातें करना सीख जाता है उसे हम वो कहते हैं आंतरिक संभाषण। और जब बच्चा उन अपने अंदर आने वाले विचारों को ध्वनि में प्रकट करता है यानी कि शब्दों में बोलता है, जब उस ध्वनि में परिवर्तन करके सीख जाता है उसे हम कहते हैं बाह्य संभाषण और एक्सटर्नल स्पीच। यानी कि जो बच्चा जब बोलने लगता है, शब्दों को उच्चारण करने लगता है, इसलिए इसे शाब्दिक संभाषण भी बोलते हैं। तो दो तरीके से बच्चा जो है अपनी भाषा का विकास करता है। पहला है आंतरिक संभाषण और दूसरा है बाह्य संभाषण। आंतरिक संभाषण में आत्म केंद्रित होता है, बच्चा खुद से बातें करना सीखता है, वो अभी बोल नहीं सकता है। दूसरा है बाह्य संभाषण जिसमें बच्चा जो है बोलकर शब्दों में व्यक्त करके अपने विचारों को ध्वनि में परिवर्तित करके जब बात करता है उसे हम बोलते हैं बाह्य संभाषण। तो ये जो भाषा का विकास है, बच्चे का भाषा का विकास में एक समाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा वाइगोत्स्की जी ने बताया था। नेक्स्ट है भाषा स्थानांतरण करने की विधि। अब जो ये भाषा बच्चा सीख गया है अपने समाज से, आसपास से, वो अपनी भाषा को किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाता है। उसकी तीन विधियां हैं। अनुकरण द्वारा यानी कि कॉपी करके, जब बच्चा पहली स्टेज में होता है, आंतरिक संभाषण वाली स्टेज में होता है, तो वो बोल नहीं पाता है। अब जब बोलेगा नहीं किसी तरीके से तो वो बताएगा, तो उसका क्या होता है, अनुकरण कर वो दूसरों की बातों को रिपीट कर बताता है। यानी कि किसी भी तरह से हाथ हिलाना या कुछ करना दूसरे से सीखता है कि किस तरीके से पेरेंट्स कर रहा है। जैसे कोई बच्चा बोल नहीं पाता है तो रो कर करता है, क्योंकि वो देख लेता है कि जब रोते हैं तो पेरेंट्स जो है हमारे अपनी बात को समझ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुकरण करना। निर्देशों द्वारा या बोलकर, निर्देश देकर, उसे बताकर कि हमें ये शब्दों द्वारा यानी कि बाह्य संभाषण से शब्दों द्वारा या फिर अपने सहपाठियों द्वारा। तो ये था वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत। इसमें उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसकी हम बात अभी आगे करते हैं। बात
करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी भी बोला जाता है। बहुत बार जेडपीडी के नाम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये होता है भाई भारत के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर, ये क्षेत्र को जेडपीडी कहा जाता है। ये एक टिपिकल सी डेफिनेशन थी, मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ आपको। ये था कि बच्चे का वास्तविक विकास स्तर, ये है वो एरिया या वो समस्या या वो चीजें जहां पर बच्चा जो है, जिसे कुछ भी काम दिया जाता है बच्चे को तो वो खुद कर दिया जाता है, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, कि जहां जिस लेवल तक बच्चा बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी के पूछे, बस क्वेश्चन को देखा, समस्या को देखा और उसका आंसर उसे मिल गया। तो ये वाला जो एरिया है ये वो एरिया है, यहाँ तक जो है बच्चा खुद अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा लेवल ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, ये वाली जो लाइन है दूसरी, ये वाला जितना भी एरिया है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जहां से बच्चा आई कैन डू विद हेल्प, कर तो सकता है बच्चा, सॉल्व तो कर सकता है चीजों को, समस्याओं को, क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन उसे किसी की थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है। जैसे कि हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है। उस हेल्प के द्वारा जब बच्चे को थोड़ा सा भी हिंट दे दिया कि बच्चे ऐसा नहीं, इस समस्या को इस तरीके से करके देखो, तो वो जो अपने से बड़े तो जो, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्तित्व से जो उससे ज्यादा अधिक जानता है और उस समस्या को सॉल्व कर सकता है, बच्चे की हेल्प कर सकता है, तो बच्चा जो है दूसरे की हेल्प लेकर इस काम को, इस जोन के एरिया को भी कर सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन। चाहे वो एज में छोटा है या बड़ा है, इस बात से मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि इस एरिया के क्वेश्चंस को या यहाँ तक के उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। वास्तविक विकास स्तर, यहाँ तक ये वाला जो लाइन है ये है इसके वास्तविक विकास स्तर की, और ये है संभावित विकास स्तर। ये वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं हम संभावित विकास स्तर, और इस वाली लाइन को हम बोलेंगे वास्तविक विकास स्तर। यानी कि यहाँ तक उसका विकास हो चुका है, इस लाइन तक। अब इस लाइन तक हो सकता है आगे की भी बच्चा इतना विकास कर सकता है। तो इसके बीच का जितना भी ये एरिया है, यानी कि वो काम, वो क्षेत्र जो बच्चा कर तो सकता है, आई कैन डू विद हेल्प, जो कर सकता है लेकिन किसी की हेल्प से, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है या एरिया है, उस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, इस एरिया को बोला जाता है। अब इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का वो एरिया या फिर वो एरिया जहां तक बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन किसी की हेल्प से, और जितना बच्चे का दिमाग विकसित हो चुका है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब दूसरी बात आती है ढांचा निर्माण की, स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग एक वर्ड आता है, तो ये वर्ड क्या है? ये छात्रों को सीखने या समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन को ढांचा निर्माण कहते हैं। यानी कि अब अगर बच्चों को कुछ चीज हमें सिखानी है और सिखा के हमें इस लेवल तक करना है संभावित विकास स्तर को, तो जो हेल्प हम उसे दे रहे हैं, समस्या के समाधान को दिए जाने वाले समर्थन जो हम उसे दे रहे हैं, उस समर्थन को हम क्या कहते हैं? ढांचा निर्माण कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि अस्थायी है। अस्थायी यानी कि जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है समस्या को, बस हम जब तक ही उसे देंगे, जब बच्चा उसे सीख जाता है, उसका विकास हो जाता है, तो हम उसे हटा देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा जो है, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे जो है हम फिलअप्स कर देते हैं। फिलअप्स के साथ साथ हम क्या देते हैं? उसे एक बॉक्स देते हैं कि इन बॉक्स में से इस फिलअप में छाट कर आपको लिखना है, 1 2 लिखना है। एग्जाम्स पैटर्न में भी यहाँ तक कि ऐसा आता है। तो एक लेवल तक हम उसे, बच्चे को ये जो पॉइंट्स हैं वो देते हैं। क्यों? हम उसी की हेल्प करना चाहते हैं। तो वो क्या है? वो बच्चे का ढांचा निर्माण है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ऐसे ऐसे उसकी जो ये स्कैफोल्डिंग का तरीका है वो भी बदलता जाता है, जैसे जैसे बच्चे का माइंड डेवलप होता जाता है। ये एक अस्थायी प्रोसेस है। जैसे कि बच्चा जो है, शुरू में जब बच्चे साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं, जब चलाना मतलब उसे सिखाया जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसे पकड़े रखते हैं, पीछे से कोई भी पेरेंट्स पकड़े रखता है और उसे चलाना सिखाता है कि भाई बच्चा आप चलाते रहो धीरे धीरे और हम पकड़ रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर हम उसे छोड़ देंगे, बच्चे को छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चा इस टाइम पर
बाद में साइकिल चलाना सीख जाता था। ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स जो है साइकिल को पकड़े ही रखेंगे कि बच्चा चला रहा है, हम जब तक उसे पकड़े ही रखेंगे जब तक बच्चा चलाता ही रहेगा। नहीं, जब तक बच्चा चलाना नहीं सीख जाता है सिर्फ तभी तक हम उसकी सहायता करते हैं, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो ढांचा निर्माण है वो अस्थायी होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ढांचा निर्माण स्थायी होता है या पूर्ण रूप से चलता ही रहता है। समर्थन के संकेतों का रूप, ये जो ढांचा निर्माण है वो अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। जैसे कि समर्थन जो है संकेतों के रूप में, याद दिलाने वाले उपयोगों के रूप में दिया जा सकता है, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ढांचा निर्माण के। जैसे कि अभी एक मैंने आपको बताया कि संकेत उन्हें दे दिए या थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी, या किस तरीके से याद आएगा उन्हें कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन था। जैसे हम भी कभी वर्बल अगर बच्चे का टेस्ट ले रहे होते हैं, अगर वो कोई भी क्वेश्चंस भूल जाता है, कोई भी आंसर भूल जाता है, तो हम उसमें से एक ऐसा वर्ड बोल देते हैं बच्चे को ताकि बच्चा उसे रिमाइंड कर ले, अपने आंसर को याद कर ले। तो वो क्या है, वो हमारे ढांचा निर्माण करने के तरीका है। हम बच्चे को पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, पूरा आंसर उसको नहीं बता रहे हैं, उसे हम सिर्फ एक संकेत दे रहे हैं कि हाँ इस वाला ये था बच्चे इसमें। तो वो क्या है, ढांचा निर्माण करने के समर्थन का तरीका है, किस तरीके से करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ढांचा निर्माण। जो टीचर है किसी एक बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो उसे अलग से टाइम निकालकर बच्चे को दे, ताकि उसका जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से एक्सेस कर पाए। जरूरी नहीं है कि सब बच्चे का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंग एक क्लास में सबका बराबर हो, अलग अलग भी होते हैं। तो उनकी इस सिद्धांत के द्वारा ये मतलब शिक्षा में इसका महत्व दिया गया है कि जो बच्चे का लेवल है, एक बच्चे का लेवल जो किसी बच्चे का लेवल कम है, उसे जो है टीचर अलग से क्लास का बाद टाइम निकालकर उसे समझाए। तो ये सारे इसके शैक्षिक महत्व थे। अब हम बात करते हैं उनकी आलोचना की, इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचना हुई, क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे। इस सिद्धांत में जो वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है, उन्होंने उसमें महत्व नहीं दिया है। वो सारी चीजें हैं आयु, पहली है आयु यानी कि एज के साथ साथ बच्चे का किस तरीके से विकास होता है, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। दूसरा है स्टेज वाइज डेवलपमेंट, उन्होंने जो अवस्था दी है वो स्टेज वाइज नहीं दी है, उन्होंने डायरेक्टली ये टर्मिनोलॉजी दी है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इतना होता है, उन्होंने ये नहीं बताया है कि किस किस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, बच्चा जैसे जैसे उसका बायोलॉजिकल विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या उसके पेरेंट्स से जो जो उसे बायोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं उस चीज को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स, समाज में रहते हुए बच्चे का जो सोशल इमोशनल उसका इंडिविजुअल इफेक्ट पड़ता है उसके विकास पर, उसके जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पर, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास में। तो ये सब थी शैक्षिक महत्व और आलोचनाएं इसकी, और यहाँ तक खत्म हो जाता है हमारा वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत। इसमें सारी चीजें आ गई हैं जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।